दूसरी इबादतों की तरह ज़कात के लिए भी शरीयत ने कुछ शर्तें मुकर्रर की हैं। बुनियादी तौर पर वो शर्तें दो तरह की हैं। कुछ शर्तों का ताल्लुक माल के साथ है, कुछ शर्तों का ताल्लुक खुद ज़कात देने वाले के साथ है। तो कुल 4 शर्तें हैं जिनका ज़कात देने वाले में पाए जाना जरूरी है, और कुल 5 शर्तें हैं जिनका उस माल में पाया जाना जरूरी है जिसका आप ज़कात निकालने जा रहे हैं। तो वो कुल 4 शर्तें कौन सी हैं बुनियादी? पहली शर्त अल इस्लाम, मुसलमान हो, काफिर पर ज़कात फर्ज नहीं है। एक इंसान ने 20 साल 30 साल 40 साल का अरसा कुफर में गुजारा, अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो पिछले जमाने कुफर का जो माल था उसके पास, उस पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरह एक आदमी है, मुसलमान था, फिर मुर्तद हो गया, अल्लाह बचाए, और एक लंबे अरसे तक इर्तिदाद के साथ रहा, और फिर उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो जमाना इर्तिदाद का भी उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो पहली शर्त क्या हुई कि ज़कात देने वाला मुसलमान हो। दूसरी शर्त अल हुर्रियत, आजाद हो, गुलाम पर ज़कात फर्ज नहीं है, चूंकि ज़कात में एक बुनियादी शर्त यह है कि ज़कात देने वाला बक़द्र निसाब माल का मालिक हो और उसके पास यह इख्तियार हो कि वो जहां चाहे खर्च कर सके। गुलाम के पास तो कोई इख्तियार नहीं, कोई मिल्कियत नहीं, उसके पास जो कुछ है उसके मौला का है। तो लिहाजा दूसरी शर्त यह है कि ज़कात देने वाला आजाद हो। नंबर 3 अल बुलूग हो, ज़कात देने वाला बालिग हो। बच्चे के पास अगर बहुत सारा माल है, साहिब निसाब है, अब्बा बहुत मालदार था, इंतकाल कर गया, मिरास में बहुत सारा माल बच्चे के लिए छोड़ दिया जो उसकी मिल्कियत है, लेकिन चूंकि बच्चा है लिहाजा उसके माल पर ज़कात फर्ज नहीं है। नंबर 4 अल अक्ल, ज़कात देने वाला आकिल हो, मजनून है, दीवाना है, बहुत सारा उसके पास माल है, तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। तो ये कुल बुनियादी तौर पर ज़कात देने वाले में 4 शर्तें पाए जाना जरूरी है। पहली शर्त कि वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त आजाद हो, और तीसरी शर्त आकिल हो, और चौथी शर्त बालिग हो। आगे 5 शर्तें वो हैं जिनका ज़कात के माल में पाया जाना जरूरी है, और इन कुल शर्तों का बैक वक्त पाया जाना जरूरी है। अगर इनमें से एक शर्त भी छूट गई तो ज़कात फर्ज नहीं होगा। पहली शर्त अल मिल्कुत ताम, ये 5वीं शर्त है। अल मिल्कुत ताम कि जो माल आपके पास मौजूद है, आपका उस माल पर मुकम्मल मिल्कियत हो, और मुकम्मल मिल्कियत पाने के लिए 2 बातें जरूरी है। पहली बात कि उस माल के मिल्कियत के साथ साथ आपको उस माल पर कब्जा भी हासिल हो। अगर आपको मिल्कियत हासिल है, कब्जा हासिल नहीं है, तो उस माल के आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर एक औरत है, उसने शादी की, तो उसके शोहर पर इस औरत के लिए महर लाजिम होता है। तो महर औरत की मिल्कियत है, लेकिन अभी तक शोहर ने दिया नहीं है, तो लिहाजा उस पर ज़कात भी फर्ज नहीं है, क्योंकि ये अभी तक बीवी के कब्जे में नहीं आया है। अगरचे मिल्कियत मौजूद है, इसके बावजूद भी इस पर ज़कात फर्ज नहीं है। दूसरी बात यह मौजूद होनी चाहिए कि मिल्कियत भी हो। अगर मिल्कियत नहीं है तब भी ज़कात फर्ज नहीं है उसके माल पर। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने आपको 20 लाख रुपए कर्जा के तौर पर दे दिया, तो इनका आप मालिक बन गए, लेकिन यह तो किसी और की मिल्कियत है, कब्जा आपके पास है सिर्फ इस वक्त, यह माल आपने दोबारा मालिक को देना है, तो लिहाजा इस 20 लाख रुपए का आप पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो मुकम्मल मिल्कियत भी हो और कब्जा भी हो, जहां चाहे आप खर्च कर सकते हो, तो ऐसे माल का ज़कात इंसान पर लाजिम होता है। नंबर 6 अयब्लुगल मालुल ममलूकु निसाबन, जिस माल का आप ज़कात देने जा रहे हैं वो निसाब तक भी पहुंचे। अगर आपके पास सिर्फ सोना है, बाकी कुछ नहीं है, तो उसका निसाब शरीयत ने 7.5 तोला सोना तय किया है। अगर आपके पास सिर्फ चांदी है और कुछ नहीं है, तो उसका निसाब शरीयत ने 52.5 तोला चांदी तय किया है। और अगर आपके पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, और किसी को आपने
कुछ पैसे कर्ज दिए हैं और कुछ आपके पास नकद अमाउंट कैश मौजूद है बैंक में, और कुछ आपके पास तिजारत का सामान है, तो इन सब को आप जमा करेंगे, उनकी कीमत देखेंगे। अगर इन सब चीजों की कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है आप साहिब निसाब है। इस पर अभी 1 साल गुजर जाए तो इस माल में से 2.5% ज़कात देना आप पर फर्ज है, लाजिम है, जिसको आपने देना है। नंबर 7, अन यकून अल-माल ज़ाइदन अन हाजतिही अल-असलिया, कि जो माल जिसका आप ज़कात देने जा रहे हैं वो बुनियादी ज़रूरियत से पाक हो, खाली हो। मिसाल के तौर पर जो बुनियादी ज़रूरियात है उस पर कोई ज़कात नहीं है। उनमें से फला तुफ्तरज़ु ज़कातु फी दुवरि सुकना, रिहायशी आपके पास घर है जिसमें आप रहते हैं तो उसमें कोई ज़कात नहीं है, क्योंकि आपकी बुनियादी ज़रूरत है, उसके बगैर तो आदमी जी नहीं सकता। दूसरी चीज वसियाबिल बदन, सर्दी के लिए आपके पास कपड़े हैं, गर्मी के लिए आपके पास कपड़े हैं, तो उस पर भी कोई ज़कात नहीं है क्योंकि वो बुनियादी जरूरत में शामिल है। नंबर 3, वो असासिल मंजिल, घर का जो फर्नीचर है, घर में जो साजो सामान होता है इस्तेमाल के लिए, तो उस पर भी कोई ज़कात नहीं है क्योंकि वो भी बुनियादी जरूरियात के लिए होता है। नंबर 4, वो दवाबिर रुकूब, आपके पास कई गाड़ियां हैं, बेशक 100 गाड़ी हो लेकिन सब इस्तेमाल के लिए है, तो उस पर भी कोई ज़कात नहीं है। आपकी कोई दुकान है, उसके लिए आप कोई गाड़ी आपके पास है, उसको आप घर के लिए इस्तेमाल करते हो, सामान लेके आते हो, लेके जाते हो, तो उस पर कोई ज़कात नहीं उस गाड़ी पर। वो सिलाहिल इस्तेमाल, इसी तरह आपने हिफाजत के लिए अपने पास असलहा रखा है, कोई बंदूक है, कोई पिस्टल है, इस तरह की चीजें आपके पास है हिफाजत के तौर पर, तो उस पर भी कोई ज़कात नहीं है। कज़ा ला तुफ्तरज़ु ज़कातु फिल आलाति अल्लती यस्तईनु बिहा फी सनाअतिहिम, इसी तरह कोई आपकी दुकान है, कोई आपकी फैक्ट्री है, उसमें सामान मौजूद है जिस सामान को आप अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आपकी और उसमें आलात रखे हुए हैं, उसमें मशीनें रखी हुई हैं, तो उस मशीनों पर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर उनमें कोई चीज ऐसी है जिसको आपने खरीदने बेचने की नीयत से ली थी और अभी तक यह नीयत बरकरार है, अगर आपने फरोख्त करना है तो उसको भी आपने ज़कात में शामिल करना होगा, उस पर भी ज़कात फर्ज है। इसी तरह नंबर 7, वकज़ा ला तुफ्तरज़ु ज़कातु फी कुतुबिल इल्म, एक आलिम दीन है, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है क्योंकि किताबें भी एक आलिम की बुनियादी जरूरत है, वरना वो तो जाहिल रहेगा, किताबें ना हो आलिम के पास। तो लिहाजा बुनियादी जो उसके पास किताबें हैं उस पर भी कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो किताबें तिजारत के लिए उसने अपने पास रखी हो तो उस पर फिर ज़कात फर्ज होगी। नंबर 8, अन यकून अल माल फारिगन अन अद-दैन, जो माल आपके पास मौजूद है वो कर्जे से खाली हो। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपके पास इस वक्त 20 लाख रुपए हैं लेकिन आप पर कर्जा 20 लाख रुपए हैं, तो उस कर्जे ने तो आपका पूरा जो मिल्कियत है उसको घेर लिया है, तो आप पर इस सूरत में ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरह अगर कर्जा आपकी मिल्कियत से ज्यादा हो, मिसाल के तौर पर आपके पास है 20 लाख रुपए और आप पर कर्जा है 25 लाख रुपए, तब भी कोई ज़कात नहीं है। इस 20 लाख रुपए पर कोई ज़कात नहीं, क्योंकि ये तो आपने दूसरे को देना है फिलहाल। इसी तरह अगर आप पर कर्जा है और आपके पास माल भी है, कर्जा देने के बाद माल बचता है लेकिन माल थोड़ा सा बचता है, निसाब तक नहीं पहुंचता। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 9.5 लाख रुपए आपने किसी को कर्जा देना है, तो पीछे कितना बच गया? 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए में कोई ज़कात नहीं। तो अगर ज़कात कर्जा निकालने के बाद इतना माल बचता है कि वो माल निसाब तक पहुंचता है, तब आप पर उस माल का ज़कात देना फर्ज है कर्जा मिन्हा करने के बाद। मिसाल के तौर पर आपके पास 25 लाख रुपए हैं और आप पर कर्जा सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, तो इस 20 लाख रुपए का कर्जा जो ज़कात है वो आपने देना है। नंबर 9, अन यकून अल माल नामियन, नंबर 9 शर्त यह है कि जो माल आपके पास मौजूद हो वो बढ़ने वाला माल हो। मिसाल के तौर पर आपके पास किसी भी मुल्क की करेंसी है, वो भी माल नामी में शामिल है, तो उस पर भी ज़कात फर्ज है। इसी तरह आपके पास सोना चांदी है, ये भी बढ़ने वाले मालों में शामिल है, तो सोना चांदी पर भी ज़कात फर्ज है। बेशक वो किसी भी सूरत में हो, आपने इस्तेमाल के लिए रखा हो, हिफाजत के लिए रखा हो, किसी भी सूरत में सोना चांदी है उस पर ज़कात फर्ज है। लेकिन अगर आपके पास कीमती हीरे हैं, कीमती जवाहिरात है,
تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے. لیکن اگر وہ قیمتی ہیرے اور جواہرات آپ نے تجارت کے لیے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ان کی آپ تجارت کرتے ہیں, تب وہ تجارت کے مال میں شامل ہو کر اس کی بھی آپ نے زکات ادا کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب